विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम लोग, प्राचीन भारत का इतिहास और संस्कृति। उसमें हमने सातवाहन किया। आज हमने करना है सातवाहन युगीन संस्कृति। सातवाहन युगीन संस्कृति। तो सातवाहन युग में दक्कन की भौतिक संस्कृति के स्थानीय उपादान और उत्तर के वैशिष्ट्य दोनों का मिश्रण है। जब हम सातवाहन युग को पढ़ते हैं तो दक्कन की भौतिक संस्कृति के स्थानीय उपादान और उत्तर के वैशिष्ट्य दोनों का क्या मिलता है? मिश्रण मिलता है। एक जगह पड़ती है आंध्र प्रदेश में करीमनगर। करीमनगर से एक लोहार की दुकान मिली है, जिससे यह पता चलता है कि सातवाहनों ने करीमनगर और वारंगल के लौह अयस्कों का प्रयोग किया था। करीमनगर जो जगह है वो यूपीएससी का क्वेश्चन रहा है किसी समय में, ठीक है, कि लोहार की एक दुकान कहां से प्राप्त हुई है? आंसर करीमनगर। सातवाहन कालीन लोहार की एक दुकान कहां से प्राप्त हुई है? करीमनगर से। क्लियर हो गया? तो सातवाहनों ने करीमनगर एवं वारंगल के लौह अयस्कों का प्रयोग किया होगा, ऐसा माना जाता है। सातवाहनों ने स्वर्ण का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया होगा, क्योंकि उन्होंने कुषाणों की तरह सोने के सिक्के नहीं चलाए। पूरे इतिहास में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? कुषाणों ने चलाए। जब कुषाणों के सोने के सिक्के हम देखते हैं तो उसमें इम्प्योरिटी क्या है? ना के बराबर है। और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए? गुप्तों ने चलाए। कैसे पता चलता है? क्योंकि बड़े बड़े ढेर मिले हैं। जैसे राजस्थान में बयाना से गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर मिला है, निधि मिली है, ठीक है। लेकिन सातवाहनों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलाए। उन्होंने स्वर्ण का प्रयोग क्या किया? बहुमूल्य धातु के रूप में किया। उन्होंने कुषाणों की तरह सोने के सिक्के नहीं चलाए। उनके सिक्के अधिकांशतः किसके थे? शीशे के थे। किसके थे? तो शीशे के सिक्के चलाने वाली डायनेस्टी कौन सी है? आंसर सातवाहन। कौन सी है? शीशे के साथ साथ उन्होंने प्रोटीन, तांबे और कांसे के सिक्के भी चलाए। तो चार धातुएं याद करनी है आपने। सबसे पहले शीशा बोलना है, फिर आपने प्रोटीन बोलना है, फिर आपने तांबा बोलना है, और फिर क्या बोलना है? कांसा। ठीक है, इसकी मुद्राएं चलाई। दक्कन के लोग कपास उपजाते थे। विदेशियों के विवरणों में बताया जाता है कि आंध्र जो वाला क्षेत्र है वो कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। आंध्र वाला जो क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वो कपास उत्पादन के लिए क्या था? प्रसिद्ध था। प्लिनी लिखता है, प्लिनी की किताब का नाम क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। तो प्लिनी अपनी किताब में लिखता है कि आंध्र प्रदेश राज्य की सेना में 1,00,000 पदाती मतलब पैदल सैनिक, पदाती मतलब 1,00,000 पदाती, 2,000 घुड़सवार और 1,000 हाथी थे। क्या थे? 1,000 हाथी। प्लिनी ने लिखा है कि पूर्वी दक्कन में आंध्र प्रदेश में दीवार से घिरे हुए 30 नगर थे और बहुत सारे गांव भी थे। यानी प्लिनी ने देखा होगा, इसीलिए वो लिख रहा है क्या, कि दीवार से घिरे हुए 30 नगर थे और बहुत सारे गांव भी थे। भारी संख्या में मिले रोमन और सातवाहन सिक्कों से बढ़ते हुए व्यापार का संकेत मिलता है। रोमन सिक्के भी मिले हैं भाई, सातवाहन सिक्के भी मिले हैं। इसका मतलब रोमन सिक्के कहाँ से आए होंगे? रोम से आए होंगे, है ना। इसका मतलब सिक्के अपने आप चल के तो आए नहीं होंगे। इसका मतलब व्यापार रहा होगा, लेन देन रही होगी। तो भारी सिक्कों में मिले रोमन और सातवाहन सिक्कों के बढ़ते हुए व्यापार के संकेत मिलते हैं। अब इसके बाद सातवाहन युगीन जो सामाजिक संगठन था वो कैसे था? तो सातवाहन दक्कन के एक कबीले के लोग थे, लेकिन वे ब्राह्मण बना दिए गए थे। क्या कर दिए गए थे? मैंने बताया भी था आपको, दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया? ऋषि अगस्त्य ने किया और उनके पुत्रों ने। अगस्त्य ऋषि के पुत्रों ने द्रविड़ों के साथ विवाह किया। उसके बाद जो उत्पन्न हुए वो आंध्र कहलाए। क्या कहलाए? आंध्र कहलाए। ठीक है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने विच्छिन्न होते हुए चातुर्वर्ण्य व्यवस्था यानी 4 वर्णों वाली व्यवस्था को फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर व्यवस्था यानी वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। अर्थात वर्ण संकर कुप्रथा को रोकने के लिए चारों वर्णों की प्रथा को पुनः स्थापित किया। वर्ण व्यवस्था को पुनर्स्थापित करने वाला जो शासक है, सातवाहन शासक, वो कौन है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। यानी उसने जो इंटरकास्ट मैरिजेज या बोल सकते हैं वर्ण संकर व्यवस्था। वर्ण संकर में क्या है? वर्ण संकर में यही है कि एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण के व्यक्ति से क्या करता है? विवाह करता है। पुरुष और महिला क्या करते हैं? विवाह करते हैं। जो फिर जो संतानें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वर्ण संकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
वर्ण संकर, इंटरकास्ट इंग्लिश में बोलते हैं, इंटरकास्ट मैरिजेस को रोका इन्होंने और चातुर्वर्ण्य व्यवस्था को फिर से स्थापित किया। ब्राह्मणों को भूमिदान या जागीर देने के प्रथा का प्रारंभ भी सातवाहनों ने ही किया। ब्राह्मणों को भूमिदान या जागीर देने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया? सातवाहनों ने किया। किंतु उन्होंने अधिकतर भूमिदान जो दिए वो बौद्ध भिक्षुकों को दिए। किनको दिए? बौद्ध भिक्षुओं को दिए। उत्तर के कट्टर ब्राह्मण लोग आंध्रों को वर्ण संकर मानकर हीन समझते थे। उत्तर भारत के लोग तो अपने आप को आर्य समझते थे। आंध्र प्रदेश वालों को तो आपको पता ही है, भृत्य भी बोलते थे वो। भृत्य मतलब नौकर एक तरह से। और वर्ण संकर मानते थे, मतलब उनका मानना ये था कि ये प्योर आर्य नहीं है, ये आर्य और अनार्य दोनों की क्या है? संतान है। इतना क्लियर हो गया। शिल्प एवं वाणिज्य में हुई उन्नति के फलस्वरूप इस काल में अनेक वणिक और शिल्पी चमक उठे। शिल्पी और वणिक दोनों ने बौद्ध धर्म के निमित्त उदारतापूर्ण दान दिए। शिल्पियों में गंधिकों का नाम दाता के रूप में बारंबार उल्लिखित है। गंधिक वे शिल्पी कहलाते थे जो इत्र बनाते थे। कई बार तो यही क्वेश्चन बना कि गंधिक कौन थे? आंसर इत्र बनाने वाले। और उस जमाने में मेरे ख्याल से इत्र इतना फेमस हुआ, इतना ज्यादा बिका कि जो गंधिक थे वो बहुत रिच हो गए। और जब रिच हो गए तो जगह जगह पर उन्होंने क्या क्या? दान दिया। तो दान के जो अभिलेख हैं वो प्राप्त होते हैं किसमें? किसमें भाई? अभिलेखों में बारंबार उनका नाम दाता के रूप में क्या होता है? मिलता है। इनका गंधिकों का। क्लियर हो गया। श्रेणी के प्रधान को श्रेष्ठिन और श्रेणी के कार्यालय को निगम सभा कहा जाता था। श्रेणी के प्रधान को क्या? श्रेष्ठिन, मैंने बताया भी, फिर वो सेठी हो गया आगे चलकर। और श्रेणी के कार्यालय को निगम सभा कहा जाता था। भड़ौच, भारूकच, भड़ौच कहाँ पे? गुजरात में। सातवाहन काल का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह एवं व्यापारिक केंद्र था। सातवाहन काल में व्यापार व्यवसाय में चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था, जिन्हें कारसापण कहा जाता था। चांदी और तांबे के सिक्के जो प्रयुक्त होते थे सातवाहन काल में, उन्हें क्या कहते थे? आंसर कारसापण कहते थे। क्या कहते थे भाई? कारसापण कहा जाता था। सातवाहन काल में दक्कन की सभी गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यह 200 वर्ष का काल दक्षिण में बौद्ध धर्म के लिए सर्वाधिक गौरवशाली युग था। इसका मतलब बौद्ध धर्म का खूब प्रचार प्रसार हुआ किसके समय में? सातवाहनों के समय में। क्लियर हो गया। गौतमीपुत्र सातकर्णी को आगमन निलय, ये उत्तराखंड पीसीएस का भी क्वेश्चन है, शायद यूपी का भी है, और शायद यूपीएससी ने भी पूछा है कभी। आगमन निलय यानी वेदों का आश्रय किस सातवाहन शासक को कहा गया है? आंसर गौतमीपुत्र सातकर्णी। क्लियर हो गया। और अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा गया है। किसको? गौतमीपुत्र सातकर्णी को क्या कहा गया है? अद्वितीय ब्राह्मण। अब यहाँ पे जगह जगह आप देख रहे होंगे कि कहीं पर बोल रहे गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, ऐसे सुन रहे हैं, यज्ञ श्री सातकर्णी। तो ऐसा लग रहा है जैसे मात्र सत्तात्मक राजवंश हो गए। तो पहले पुरानी किताबों में तो लिखा हुआ था कि ये पहला मात्र सत्तात्मक राजवंश है, ज्ञात इतिहास में ज्ञात पहला मात्र सत्तात्मक राजवंश। लेकिन ये मात्र प्रधान था, लेकिन फिर भी जो राजकुल था वो पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि यहाँ पर बेटा ही राजगद्दी क्या कर रहा है? संभाल रहा है। मतलब किसी महिला को नहीं दी जा रहा राज सिंहासन। तो यद्यपि राजाओं के नाम मात्र प्रधान है, किंतु सारता सातवाहन राजकुल जो था वो पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। कौन होता था? अब पढ़ रहे सातवाहन काल में प्रशासनिक ढांचा। सातवाहनों ने कई प्रशासनिक इकाइयां रखी जो अशोक के काल में पाई गई। उनके समय में जिला को अशोक के काल की ही तरह आहार कहा जाता था। जिले को क्या कहते थे सातवाहन काल में? आंसर आहार। अशोक के समय में भी क्या बोलते थे? आहार बोलते थे। उनके अधिकारी मौर्य काल की तरह ही अमात्य और महामात्य कहलाते थे। क्या कहलाते थे? अमात्य और महामात्य कहलाते थे। ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासक, इंपॉर्टेंट यूपीएससी का क्वेश्चन है, सातवाहन काल में ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासक क्या कहलाता था? गौल्मिक। कभी हमने ग्रामीणी पढ़ा, कभी हमने ग्रामिक पढ़ा, कभी हम ग्राम भोजक पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं गौल्मिक। क्या पढ़ रहे हैं? तो सातवाहन काल में ग्रामीण क्षेत्रों का प्रशासक क्या कहलाता था? आंसर गौल्मिक कहलाता था। गौल्मिक एक सैन्य टुकड़ी का भी प्रधान होता था। सैन्य टुकड़ी का भी प्रधान होता था। सातवाहन शासन में सैनिकों का लक्षण इससे भी प्रकट होता है कि उनके अभिलेखों में कटक और स्कंधावार शब्दों का खूब उल्लेख मिलता है। स्कंधावार अगर शब्दों का उल्लेख मिल रहा है या कटक का उल्लेख मिल रहा है, इसका मतलब
वे सैनिक शिविर और उपनिवेश थे। क्या थे? सैनिक शिविर और उपनिवेश थे तथा प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी काम करते थे। इस प्रकार सातवाहन शासकों का दमन एक महत्वपूर्ण नीति रहा है। शासकों का दमन एक महत्वपूर्ण नीति रहा है। सातवाहनों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त ग्राम दान दिए। क्या दिए? ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त ग्राम दान देने की प्रथा प्रारंभ की। जो आबाद भूमि और ग्राम दान में दिए जाते थे उन्हें राजपुरुषों और सैनिकों तथा हर कोटि के राज्य के अधिकारियों के हस्तक्षेप से मुक्त घोषित कर दिया जाता था। ये ध्यान देना आपने, अगर वो करमुक्त ग्राम किसी को दान में दे दिए, इसका मतलब उसके बाद वो राजपुरुषों, सैनिकों तथा हर कोटि के राज्य के अधिकारियों के हस्तक्षेप से वो भूमि क्या हो गई? मुक्त घोषित कर दी जाती थी। इसका मतलब उस पर कोई भी राजपुरुष, कोई भी सैनिक और किसी भी कोटि का राज्य के अधिकारी उसमें क्या नहीं कर सकता था? हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इतना क्लियर हो गया? सामंतिक लक्षण का आभास सर्वप्रथम सातवाहन काल में ही प्रतीत होता है। इस काल में सामंतों की 3 श्रेणियां थी। प्रथम श्रेणी राजा, सिक्का ढालने का अधिकार भी था इसके पास। द्वितीय श्रेणी जो था वो महाभोज था और तृतीय श्रेणी जो था वो क्या था? सेनापति। तो सामंतिक लक्षण, सातवाहन वंश का एक प्रमुख लक्षण क्या है? सामंतवाद या सामंती लक्षण। सामंत होते हैं जैसे एक तरह से छोटे राजा बोल सकते हैं। एक बड़ा राजा हो गया, उस राजा ने सामंत रख दिए, भूमि दान दे दिया, तो उस भूमि का मालिक क्या हो गया? छोटा राजा हो गया, जो टैक्स कलेक्ट करके क्या करेगा? जनता से टैक्स कलेक्ट करके बड़े राजा को देगा। तो सामंतिक लक्षण का आभास सर्वप्रथम, जब बात सर्वप्रथम की हो रही हो, ऐसी क्वेश्चन बनेगा कि सामंतिक लक्षण के आभास सर्वप्रथम किस काल में दृष्टिगोचर होते हैं? आंसर सातवाहन काल में दृष्टिगोचर होते हैं। सामंतों की कितनी श्रेणियां थी सातवाहन काल में? आंसर 3 श्रेणियां थी। प्रथम श्रेणी राजा, यानी जिसको सिक्का डालने का अधिकार था। नंबर 2 महाभोज, द्वितीय श्रेणी महाभोज, तृतीय श्रेणी सेनापति। क्लियर हो गया? उसके बाद धर्म। धर्म क्या था? समाज में वैष्णव धर्म और शैव धर्म की प्रधानता थी। सातवाहन राज्य में बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का बोलबाला था, मुख्यतः शिल्पियों के बीच में। मुख्यतः शिल्पियों के बीच में महायान संप्रदाय का बोलबाला था। क्लियर हो गया? आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंड और अमरावती सातवाहनों के शासन में और विशेषकर उनके उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के शासन में बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। 2 जगह याद रखनी है आपने, कौन कौन सी? एक नागार्जुन कोंडा और एक अमरावती। दूसरा कौन? तो सातवाहनों के काल में और सातवाहनों के बाद इक्ष्वाकु शासक आएंगे। कौन आएंगे? इक्ष्वाकु डायनेस्टी आएगी। वो बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बने उनके समय में। कौन? नागार्जुन कोंड और अमरावती। इक्ष्वाकु, वैसे तो ये अलग हैं, ये भगवान राम का भी जो वंश है वो किस वंश के हैं? इक्ष्वाकु वंश के हैं, लेकिन ये एक डायनेस्टी है इक्ष्वाकु नाम से। ठीक है? कला और भाषा। सातवाहन काल में पश्चिमोत्तर दक्कन या महाराष्ट्र में अत्यंत दक्षता और लगन के साथ ठोस चट्टानों को काटकर चैत्य और विहार बनाए गए। वस्तुतः यह प्रक्रिया 200 ईसा पूर्व के आसपास 1 शताब्दी पहले ही आरंभ हो चुकी थी। चैत्य इन्हें कहा जाता है जो बौद्ध मंदिर होते हैं, जो पूजा स्थल होते हैं बौद्धों के, उन्हें चैत्य कहा जाता है, या प्रार्थना स्थल बौद्धों के। या ये इसका क्वेश्चन है कि बौद्धों के प्रार्थना स्थल या बौद्धों के मंदिर को क्या कहते हैं? आंसर चैत्य। विहार जो होते हैं वो भिक्षुओं के निवास हेतु होते हैं। क्या होते हैं? सबसे मशहूर चैत्य पश्चिमी दक्कन में कार्ले का चैत्य है तथा स्तूपों में सबसे प्रसिद्ध स्तूप जो है वो अमरावती का स्तूप है। सबसे मशहूर चैत्य कौन सा भाई? कार्ले का चैत्य। और सबसे प्रसिद्ध स्तूप कौन सा? अमरावती का स्तूप। अमरावती का स्तूप का निर्माण लगभग 200 ईसा पूर्व आरंभ हुआ। यह स्तूप भित्ति प्रतिमाओं से भरा हुआ है। इस स्तूप का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? 1797 में मैकेंजी ने लगाया। अमरावती स्तूप का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? क्वेश्चन बन चुका है, आंसर मैकेंजी ने लगाया 1797 में। नागार्जुन कोंडा सातवाहनों के उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के काल में अपने चरमोत्कर्ष पर था। नागार्जुन कोंडा एक डैम भी है ना, नागार्जुन सागर डैम, तो उसी के अगल बगल समझ लीजिए। नागार्जुन किस नदी पर है?
कृष्णा नदी पर, नागार्जुन सागर डैम है ना। तो नागार्जुन कोंडा सातवाहनों के उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के काल में अपने चरमोत्कर्ष पर था। इक्ष्वाकु ने ही दक्षिण भारत में सर्वप्रथम ईंट के हिंदू मंदिर नागार्जुनी कोंड में बनाए। कहाँ बनाए? ईंट के हिंदू मंदिर। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम ईंट के हिंदू मंदिर किसने बनाए? इक्ष्वाकुओं ने बनाए। इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने बनाए। कहां पर बनाए? नागार्जुन कोंड में बनाए। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी थी। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन चुका है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी। आंसर प्राकृत और लिपि क्या थी? ब्राह्मी। सातवाहन नरेश हाल ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ गाथा सप्तशती की रचना इसी भाषा में की। ठीक है। धर्म क्या था? तो स्मृति काल में राजा जो स्वयं को देवता का प्रतिनिधि मानते थे, सातवाहन काल आते आते हुए स्वयं एक साथ देवताओं का तादात्म्य स्थापित करने लगे। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी ने स्वयं को कृष्ण, बलराम और संकर्षण का रूप स्वीकार किया है। उसने कहा कि मैं कृष्ण हूँ, बलराम हूँ और क्या हूँ? बलराम या संकर्षण एक ही होता है। अपने आप को बताया किसने? गौतमी पुत्र सातकर्णी। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अगले उसमें मैं बताऊंगा आपको विदेशी आक्रमण।